हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है हमारा जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उससे रिलेटेड है। उससे आज से हम जो है इसमें जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारे मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी हमारे जो मैथ के जो प्रीवियस ईयर यानी जनवरी 2022 में पूछे गए प्रश्न है वो हम करेंगे। इसमें जो है 30 क्वेश्चन हम मैथ के करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और हमारे जो जो सीरीज है उससे हम जो है और इससे पहले भी हमने कितने वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। हमारे जो सीडीपी के ईवीएस के जो है वीडियो अपलोड हैं। और सीडीपी के जो थोड़े बहुत क्लास जो है इम्पोर्टेंट क्लास जो है अपलोड, आप वहाँ से जाके वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि हमारे सीडीपी के जो मनोवैज्ञानिक के जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो उन्होंने स्टेजों में जो डेवलपमेंट को बांटा है या जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। आप जाके चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ में, यहाँ पे 31 नंबर है। एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप में अंकित की गई है। तो आपको जो है इसमें अंकित की गई है पूरे सामान का मूल्य, और उसके आधार पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस आधार पे आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो चावल 1 किलोग्राम 70 रुपया का है, काला चना 90 रुपया का है, गेहूं का आटा 1 किलोग्राम 45 रुपया का है, पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 का है, पिसी हुई मिर्च 250 ग्राम 60 रुपया का है, नमक एक पैकेट 25 रुपया का, बिस्कुट एक पैकेट 20 रुपया का। तो आशीष, आप देखिए अब इस पे क्वेश्चन है। तो आशीष एक लड़का है, वो 5 किलोग्राम चावल खरीदता है, 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किलोग्राम काले चना और शेष बचे हुए रुपये से बिस्कुट का पैकेट खरीदता है। यदि उसके पास 1000 रुपया है तो वो कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, जो बिस्कुट के पैकेट की संख्या बताना है। उसने जो है कितनी पैकेट जो है इसमें ये भी नहीं क्लियर किया गया है जो उसने जो है कितने रुपये के बिस्कुट के पैकेट लिया और कितना लिया। तो उसमें आपको ये बताना है, दोनों निकालना पड़ेगा कितना का लिया और फिर उसमें उसमें कितना पैकेट आया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक बिस्कुट का पैकेट का दाम 20 रुपया दे रखा है। तो पहले चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 किलोग्राम जो हमारा यहाँ पे क्या है, चावल है। तो 5 किलोग्राम का जो आप 1 किलोग्राम का चावल का 70 रुपया है, तो 5 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 5 गुने 70, यानी आपका हो जाएगा जो होगा 7 पंचे 35, 350 रुपया। इसका क्या होगा, 350 रुपया आपका पहला हो गया। आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको अलग से। अब फिर आप दूसरा देखते हैं। जो हमारा जो है 5 किलोग्राम गेहूं का आटा भी है। तो 5 किलोग्राम गेहूं का आटा यानी एक जो है आपका 45 है। तो 5 किलोग्राम क्या होगा, 45 गुने 5 आपका जो हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी 225 रुपया होगा। इसका कितना हो जाएगा आपका 225 रुपया। आप यहाँ पे जो पहले कितना हुआ था 350, उसके बाद 225। आप जो है हमारा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो अच्छे से दिखे, 225। अब है 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया। अब 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया भी लेता है वो। 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया का मूल्य कितना है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 रुपये। यहाँ पे कितना हो गया आपका 40 रुपया। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जो है 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च भी लेता है। तो 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च का जो दाम कितना है आपका 60 रुपया। यहाँ पे क्या हो गया 60 रुपया। चलिए इसको जो है 100 ही बना लेते हैं, 60 और 40 बाद में जोड़ना है सबको। तो हमारा मिर्च हो गया। और 2 किलोग्राम काले चने, और 2 किलोग्राम कितना लेता है काले चने। तो 1 किलोग्राम काले चने का मूल्य कितना है 90 रुपया। तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 180 रुपया। यहाँ पे मैंने ये लिख ले, देखिए इतना का वो सामान लेता है और उसके पास है कितना, तो 1000 रुपया। तो इतना का आप सामान पहले ऐड करिएगा तो आपको जो है यहाँ पे आपको 855 रुपया कितना बचे आपका 855 रुपया वो खर्च करता है। और इसमें और कितना ले गया था 1000 रुपया ले गया था, और वो कितना करता है 855। था 1000 में से अगर आप 855 को माइनस करिएगा तो आपका बचेगा 145 रुपया। कितना बचेगा 145। तो अगर वो 145 रुपया उससे बचता है, ठीक है, तो एक बिस्कुट का दाम है 20 रुपया, और वो जो है कितना बिस्कुट लेगा। तो 145 से आप क्या करिएगा जो है इससे 20 से डिवाइड करिएगा तो आपको जो है इसमें निकलेगा 7.25 आंसर निकलेगा पॉइंट में। तो आपको क्या लेना है, अप्रॉक्स में लेना है। तो इसका अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। अप्रॉक्स में 7, यानी वो 7 बिस्कुट लेगा। उसके बाद हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक आभाज्य संख्या है जो कि 52 है। एक
का एक गुणनखंड है तो संख्या है। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग एक आभास संख्या है जो कि 52 है। इसमें आपको जो दहाई के स्थान पे अंक का 2 गुणों से आपको ये क्वेश्चन इस आधार पे बनाना है। हमने पहले भी देखा है इसमें जो है, जो देखिए मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, ये 2 अंक की कोई संख्या है, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख के बना सकते हो, ये ऑप्शन देखने वाली क्वेश्चन है। देखिए दहाई के स्थान पर जो है अंक कितना है, 2 का गुणज है, और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। तो दहाई के स्थान पर क्या है, 2 का गुणज, यानी दहाई पे इसमें देखिए ये भी 2 का गुणज है, ये भी है, ये भी है, इधर भी है। इकाई के स्थान पे 3 का गुणज, इधर 3 का गुणज सबका है। और दोनों संख्याओं का योग एक आभास संख्या है। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, जो है एक आभास संख्या आपको निकलेगा। तो दोनों संख्याओं का योग जो है निकालिए, जो आपका हो जाएगा इसका 9 6 15, 6 4 10, 9 4 13, 8 9 10 11। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या है, जो कि अब 52 है और एक जो है आभास संख्याओं है जो कि 52 है, और एक गुणनखंड है संख्या 52 का गुणनखंड है। आप में इसमें 2 बातें कही गई है, उसको जोड़िएगा तो आभास संख्या निकलेगा, और उस क्या होगा, वो 52 का जो है सो गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 6 15, ये 15 आभास संख्या नहीं है, 6 4 10, 10 भी आभास संख्या नहीं है, 9 4 13, 13 एक आभास संख्या है, 8 3 11, ये तीनों आभास संख्या है। इसमें लेकिन क्या क्या बोला गया, जो 52 का एक जो है सो गुणनखंड भी होगा। तो हमको पता है 11 52 का गुणनखंड नहीं है, लेकिन 13 चौका 52, यानी 13 जो है सो इसका जो है गुणनखंड है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 49 आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए। देखिए आप जो एक कार भाड़े के लिए जाते हैं, उसमें दरें निम्न जो है सो दर दिया गया है, दर इस आधार पर दिया गया है, जो 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपया प्रति लगेगा, मतलब प्रति किलोमीटर लगेगा 80 किलोमीटर तक। अब अतिरिक्त घंटे के लिए 100 और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 शून्य। आप देखिए अतिरिक्त घंटे, अब घंटा बढ़ेगा 100 रुपया, और अगर किलोमीटर बढ़ेगा तो 10 रुपया। तो 250 किलोमीटर का सफर ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वो पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी होगी। अब देखिए अब जो है हमारा जो है 7 बजे वो प्रस्थान किया, अब 4 बजे पहुंच, पहले तो 250 किलोमीटर चला, क्या चला वो, जो हमारा जो है सो 250 किलोमीटर वो चला। और उसमें अब क्या कहा गया है यहाँ पे, ये आपको जो है दूरी दे गई है, समय आपको निकालना है। तो समय जो है 7 बजे चढ़ा और 4 बजे, यानी आपका जो है ऐसे 7 7 12 हो गया, और इसमें जो 3 घंटे यानी 7 से 9 आपका जो घंटा बचा वो कितना बचा आपका 9, उसका समय कितना लगा, 9 घंटा लगा। और अब वो जो भुगतान करेगा राशि, वो कितना भुगतान करेगा, तो इसमें जो है आप देखिए उसको 250 लगा, जो है 250 घंटा 250 किलोमीटर चला और 9 घंटा लगा उसका समय। तो इसमें जो है पहले जो है आपका क्या किया गया, तो आपका जो 800 प्रति जो है सो 80 किलोमीटर के लिए देख लीजिए, आपको 800 लगेगा, प्लस आपका जो है सो 250 में से क्या होगा, 80 किलोमीटर माइनस हो जाएगा इसमें से। 80 किलोमीटर के लिए जो है सो जो है ये तय है। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, आपका जो ये इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस होके इसमें 800 में प्लस होगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको जो है सो 800 में ये जो है इसको 800 आपको लगेगा इसमें 8 घंटे के लिए। और इसमें जो है पहले आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे मैंने 800 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको लगा है 9 घंटा समय, और 9 घंटा में जो है सो आप अगर 1 घंटा माइनस कर दिए, 1 घंटा छोड़ दिए, तो 8 घंटा बचे। और 8 घंटा के लिए यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है जो 800 रुपया लगेगा। तो चलिए उसी आधार पर, तो 800 मुझे लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो है सो मैं यहाँ पे मुझे पूरा जोड़ के बताना है। तो अब यहाँ पे 250 किलोमीटर वो पूरा चला, और यहाँ पे क्या 80 किलोमीटर के लिए जो 8 घंटा वो देता है 800 में ही, तो यहाँ 250 में से मैं 80 माइनस कर दूंगा। और उसमें जो है सो 80 माइनस मैंने अगर कर दिया, तो उसका जो अतिरिक्त बताओ कितना ले रहा, जो कितना ले रहा है वो जो है सो 10 रुपया पर किलोमीटर एक्स्ट्रा ले रहा है। तो गुने 10 हो जाएगा यहाँ पे जो है सो 250, और 250 को जो मैं कितना माइनस करूँगा, 80 किलोमीटर माइनस कर दूंगा, तो मुझे बचा यहाँ पे 0 और 15 में से 8, और जो है यहाँ पे 170 किलोमीटर। और 170 जो है 170 किलोमीटर को मैं यहाँ पे, यानी ये 80 रुपया फिक्स है हमारा 800 में ही,
और यहाँ पे जो 170 किलोमीटर बचा, वो 170 किलोमीटर को जो है हम 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 10 इसलिए करेंगे क्योंकि प्रति किलोमीटर 10 रुपया ले रहा है। यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। अब 1700, चलिए अब जैसे मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि मैंने यहाँ पे 800 लिखा है, यानी 800 आपको 8 घंटा 80 किलोमीटर के लिए मिलता है। तो 8 घंटा के लिए और 80 किलोमीटर के लिए आपको 800 फिक्स है। लेकिन मैंने वो गाड़ी किसने चलाया था जो है सो भाड़े पे 9 घंटा, तो यानी 1 घंटा यहाँ पे बच रहा है। तो 800 प्लस 1700 आया, 1 घंटा के लिए कितना लेता है एक्स्ट्रा होने के लिए, 100 रुपया। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ के आपको कितना निकलेगा, 2600 रुपया निकलेगा। कितना निकलेगा, 2600 निकलेगा आपको। मैं देखिए एकदम स्टेज बाय स्टेज बता रहा हूँ। अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या अगले वीडियो में जो है सो उसे डील करने की कोशिश करूँगा। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। अब इसे जो है अब अवरोही क्रम में जो करिए तो उसमें तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो पहला आपका होगा 9.990, कितना होगा, 9.990। उसके बाद आपका हो जाएगा इस पर जो है सो 9.09। उसके बाद आपकी क्या बता रहे, तीसरे स्थान पे संख्या खोज रहा है ना, तो 9.09। उसके बाद क्या होगा, 9.099। तीसरे स्थान पर क्या आया आपका, ये आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। उसके बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक। देखिए एक 4, ये 10th क्लास की जो है क्वेश्चन है। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, मतलब बहुत इसमें जो है आपको जो है अगर 1 to 5 पेपर है, इसमें फर्स्ट पेपर के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें आपके 10th तक, अप टू 10th तक क्लास के क्वेश्चन आते हैं, 7, 8 के आते हैं, 6, 5 के जो आते हैं, और उससे थोड़े बहुत हार्ड दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे वाले क्वेश्चन आपसे कराए नहीं जा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो उस क्लास से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पढ़ाना भी आपको उसी क्लास का है, तो इसका क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, 4 अंक की संख्या है। आप देखिए नंबर सिस्टम में आप ऐसे करा सकते हो, तो 4 अंकों की संख्या है, उसमें क्या है जो है हमारे 100वें स्थान पे, यानी यहाँ पे जो है 0 है, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान का दोगुना, यहाँ पे जो अंक है उसके स्थान का दोगुना है। तो आप इसे ऑप्शन देख के भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे जो है इसका 0 है, दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान के अंक के दुगुना, यानी दहाई का स्थान जो है सो इकाई के दुगुना है। तो मुझे लगता है ये सी। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है जो कहीं पे नहीं दुकाना, जैसे 2 दूनी 4 होना चाहिए, 4 दूना 8 होना चाहिए यहाँ पे, या 2 दूनी जो है 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोगुना नहीं हो रहा है, दोगुना क्या हो रहा है, यही हो रहा है। तो ये ऑप्शन देके बनाइए तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1-2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। देखिए अंकों 1-2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, इन अंकों को पलटने वाली संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। अब जो है इसमें जो अंकों बनी संख्या अंक योग जो है सो 88 है, पलटने पर बनी संख्या का योग है। अब इसमें कितनी संख्या है जिनमें दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। अब दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, इसमें कितनी संख्या है। तो आपको जो है जो है माना कि आप जो है आपसे मान के ऐसे बना सकते हो, जो 10x प्लस y, 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं, प्लस अंकों पलटने पे मतलब दहाई यहाँ इकाई पे आ जाएगी, इकाई दाएं पे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अब इसको जो है पलटने पे बनी संख्या योग पूछ रहा है ना, तो दोनों का योग जो है 88 होगा। ओके ठीक है। अब इसमें जो आपका जो है, इसमें आप जो 10x प्लस 1x कितना हो, 11x प्लस 11y, क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y बराबर कितना है, 88। यहाँ पे आपका क्या है, 88 है। अब 11 को अगर आप करिएगा ऐसे करके तो ये कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो है सो कॉमन आ जाएगा आपको। यहाँ पे जो है सो x प्लस वाई बराबर जो है सो कितना आ जाएगा, 11 8 88, 8 आ जाएगा, और x प्लस वाई 8 हो गया आपका। तो आप इस पर आप देख सकते हो, जो 8 को जोड़िए तो कितना कितना संख्या आता है, जो इस साइड बड़ा हो, यानी दाएं ये वाला बड़ा हो और ये छोटा हो। तो देखिए कितना अंक आ जाएगा आपको, जो इधर बड़ा हो और ये छोटा हो। चलिए देखते हैं। तो आपका पहला आएगा 5 प्लस 3, उसके बाद आएगा आपका 6 प्लस 2, इधर बड़ा होना चाहिए, ये x हो गया, ये y हो गया। उसके बाद हमारा जो है, जैसे मैंने कहाँ पे लिखा था इसको, हाँ
एक्स है वाई है। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 इधर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0। 0 भी एक संख्या होती है। तो अब जो है कोई संख्या ऐसा नहीं होगा जो इस साइड बड़ा हो इससे छोटा, यानी जो है आपका जो कितना हो जाएगा 4 जो है 4 अंक जो यहाँ ना जो हो गया था मैं सिर्फ 5 + 3 6 + 2 7 + 1 और 8 + 0 4 ही है ऐसी संख्या जो इससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। 8 सेमी और 10 सेमी भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। अब 8 सेमी या 10 सेमी भुजाओं वाले जो है सो हमारे आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। अब जो हमारा एक आयत है 8 सेमी या 10 सेमी भुजा जो है 8 सेमी और 10 सेमी जो प्रत्येक आयत 4 समान आयत में जो है सो किया गया। तो इसका ये भी आधा हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। आपको कितना आसान क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपका जो है सो 4 हो गया, यानी आधा पैसे ही बांटा है ना, तो इधर ये 4 और ये 4, तो आपका जो लंबाई चौड़ाई पता लगा गया। तो आप जो है सो लग गया है, तो आपको क्या करिएगा आयत का जो परिमाप निकाल लीजिए। तो इसका क्या होगा 20 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 4 9 9 का 9 18 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा प्रत्येक जो है सो इसका क्या होगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा आपका 18। क्या होगा 18, कहाँ गया इसका। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा, तो 18। टोटल नहीं पूछा, अगर टोटल पूछता तो 4 से गुना कर देते, लेकिन इसमें जो है प्रत्येक का कितना होना चाहिए तो 18। तो 37 का कितना हो जाएगा सी। उसके बाद अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना क्या है क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, आभाज्य संख्या से जब दूसरी आभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक आभाज्य संख्या प्राप्त होगी। अब बोल रहा है जो एक आभाज्य संख्या से जब दूसरी आभाज्य संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा की आभाज्य संख्या जो है सो प्राप्त होती है। अब कोई जो है एक आभाज्य संख्या आप ले लीजिए, जैसे 1 + 7 यानी 8 हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। 8 जो है सो आभाज्य संख्या नहीं है, एक साथ आभाज्य संख्या है। एक आभाज्य संख्या को दूसरी आभाज्य संख्या से गुणा की जाए तो चलिए देखते हैं। तो 3 × 5 यानी 5 5 या 15, ये भी नहीं है 15 भी है। दोनों मैंने आभाज्य संख्या ले, देखिए मैं प्रूव करते चल रहा हूँ और देखिए इसमें 1 2 तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद तीसरा आभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं। आभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका, होगा कि नहीं होगा। तो आभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं, जैसे 1 5 1 7 ऐसे करके। आभाज्य संख्याओं के अपरिमित रूप से अनेक आभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं। अब देखिए आभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, तो ये तो है, ये कथन सत्य है। इसका क्या आंसर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है। वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्न है। अब वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल निम्न आएगा। अब 88 और 160 को जो है सो शेषफल निम्न आएगा, सो 3 और 7 आएगा, वो निम्न है। अब देखिए आपको जो है सो ये 2 प्रकार जो है सो आपको बनाना होगा, देख के आपकी जो भाग वाले जो जितने भी फॉर्मूला है उस पर। तो जो होता है ए जो है हमारा है भाजक बराबर भाज्य गुने भाग पर प्लस शेषफल पर बनाना होगा। तो मान जो हम 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3 और 7 आएंगे। यानी आप वो संख्या निकालना है जो अगर आप 88 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 160 से भाग देंगे 7, यानी इसका रिमाइंडर यानी शेषफल इसका 7 और इसका 3 और 160 का 7 बचेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा संख्या है। तो हमारा पहले आएगा इसका 88 वाला, देखते हैं। पहला जो है 88, ये हमारा भाजक है। उसके बाद हमारा भाज्य यानी P1 गुने Q1 प्लस ये जो हमारा फॉर्मूला होता है भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना बचेगा तो बोल रहा है 3, इसका 3 देखिए। तो इसका जो PQ बराबर कितना हो जाएगा, जो है हमारा जो है ये प्लस है तो इधर घट जाएगा, तो इधर P1 और Q1 कितना बच जाएगा आपका 85, कितना हो जाएगा 85। यानी हमारा जो है पहला वाला कितना P × Q1 कितना बचा, PQ जो है आपका कितना बचा 85। उसके बाद आप चलिए इधर चलते हैं। हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 160 पे विभाजित 3 7 मिलता है, यानी 160। अब जो है इसका जो है P2 Q2 होगा, P2 Q2 प्लस
आपका कितना बच रहा है 7। अब 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 153 बराबर कितना बचा P2 और Q2, कितना बचा आपका P2 और Q2। अब P1 Q2 में बच गया इधर PQ और Q2 बच गया। अब सब देखिए हमको कितना बचा है 85 और 153। अब इसको आपको ये देखना है जो इस दोनों को कौन सी संख्या विभक्त कर सकती है, कोई एक संख्या जो इस दोनों को विभक्त कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, क्या हो जाएगा 17, यहाँ पे आपका 17, यानी आप जो है जो शेषफल 7 आएगा तो वो संख्या जिसमें 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3 और 7 आए, यानी आप अगर 17 से इसको भी डिवाइड करिए इसको भी डिवाइड करिए तो आपका कितना आएगा 3 और 7 आएगा। उसका 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मालिनी के पास केवल 2 और 5 के सिक्के हैं। मालिनी के पास केवल 2 और 5 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि, आप देखिए यदि उसके सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि के पास मूल्य जो है उस सिक्कों के 105 रुपया है, तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या क्या है। अब इसको जो आप बनाइए तो आप इसको देखिए इस प्रकार बनाइए, जो आप इसके सिक्कों की संख्या कितना है, तो मान लेते हैं 2 रुपये की संख्या x है और 5 रुपये की संख्या जो है सो y है, टोटल कितना हो गया आपका 36, यानी दोनों मिला के इसका 36 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार कह रहा है इसके मूल्य कितने हैं 105, यानी 2 रुपये। अब x रुपये को आप 2 से गुना करते हैं 2x के वैल्यू निकल गए, यानी इसका मूल्य जो होगा 2 रुपया जितना सिक्का होगा उसका मूल्य ये होगा, और 5 रुपये का सिक्का होगा 5y, जितना सिक्का होगा उससे आपको 5 से गुना कर देंगे तो इसका कितना निकलेगा 105, यानी आपका 2 समीकरण मिल गया। इस 2 समीकरण के आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हो आराम से, जो आप जो है सो अब इसको मान स्थापित करिए ऐसे करके, जो इसमें आपका जो है 2x और xy आप विलोपन विधि से बनाइए, जो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, आप जिस प्रकार से बनाना चाहे उस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए मैं शॉर्टकट में बना देता हूँ इसका, तो इसका जो आपका हो जाएगा x प्लस वाई जो है 36 और 2x प्लस 5y 105 जो है आपका 105। यहाँ पे आपका जो है सो एक नहीं बन रहा है तो आप ऐसे करके करिए, जो कोई एक से वाला गुना कर ले, तो यहाँ पे मैं 2 से गुना कर लूँ 2x, यहाँ पे x से, तो 2x हो गया यहाँ पे, और उसके बाद आपका क्या हुआ यहाँ पे प्लस 2y 36 दूना 6 12 हासिल 6 7 यानी 72 और 2x प्लस 5y और 105 का 105। अब जो है हमें यहाँ पे माइनस माइनस कटेगा या 5 माइनस 3y, और यहाँ पे भी हमारा 105 में से 72 गया, तो आपका कितना बचेगा जल्दी बताइए। जो है हमारा जो है 33 72 3 2 5, हाँ 33 बचा है यहाँ पे माइनस 33। अब माइनस माइनस कट गया और 3y को जो आप 33 से डिवाइड करिए तो कितना बचेगा आपका 11, यानी y बराबर का कितना निकल गया 11, और आपने वहाँ पे जो है x प्लस वाई को कितना माना था 36, तो x प्लस वाई जो है आपका 36 था, तो उसमें आपने अगर y का 11 दे दिया तो फिर आपका क्या होगा 36 माइनस 11, तो 36 माइनस 11 आपका 25 हो गया, यानी आपका जो है y कितना निकल गया आपका जो है 40 नंबर क्वेश्चन था हमारा, y निकला था हमारा 11 और x निकला था 25, यानी x जो है हमारा 2 रुपये की संख्या जो है सो हमारा 25 निकला, और जो हमारा जो 5 रुपये की 11, यहाँ पे 2 आंसर राइट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 14.5 गुने 3 प्लस 18 भागा 3 माइनस 3 गुने 12.5। ये आसान क्वेश्चन है, आपका बोर्ड मार्क्स के ऊपर पूछा गया है, तो आपका बोर्ड मार्क्स से प्रयोग करके इसका हल कीजिए। तो इसका अगर हम हल करने चले तो देखिए इसका जो आंसर आएगा आपका, पहले तो आप जो है सो भाग का क्रिया करेगा तो 6 होगा, 6 प्लस 3 यानी आप उसको गुना करना है पे, तो 14.5 गुने 3 करिएगा तो उसका आपका हो जाएगा आपका 14.3 गुने 43.5 इसका हो जाएगा, और 43.5 हो जाएगा इसका, और उसके बाद प्लस 3 6 18, और यहाँ पे आपका कितना है 12.5, तो 3 6 18 माइनस 12.5 को आप 3 से गुना करिए तो आपका जो आएगा 37.5 आएगा, इसका क्या होगा 37.5 आएगा। 37.5 में आप अगर पहले जोड़ करना है तो इसको जो है सो जो है जोड़ करते हैं इसमें अगर, तो 47.639 यानी 49.5 में से 37.5 घटाइएगा तो ये 0 बच गया, 49 में से 37 गया तो आपका जो है सो बचेगा कितना बचेगा 12, तो क्या आंसर है इसका
12 यानी 42 का राइट आंसर क्या होगा, 42 का जो है आपका जो है सो 12 आंसर राइट हो गया। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम, आप इस सब पे नहीं जाइएगा, जो ये सब लगा हुआ है ये सब गलत भी हो सकते हैं, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो राइट आंसर है। 43, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है और वो अपने गंतव्य पर 2 सितंबर 1737 यानी 5:37 शाम को बजे पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय, आप देखिए कितना आसान है, 4:48 मान के चलिए आप हो गया, तो मान के अप्रॉक्स 5 हो गया 1 सितंबर, तो अब यहाँ पे भी 5 हो रहा है, तो 12 घंटा आप वैसे ही जोड़ लीजिए, जो है मतलब 4 जो है इसका जो होगा आपको जो 4:48 ये और फिर 4:48 जो है इसके फिर ठीक उसी सुबह वाला, यानी 2 सितंबर का भी सुबह हुआ होगा, तो 4:48 क्या जो है आपका 24 घंटा वैसे पुड़ गया। अब जो हमारा जो है 24 घंटे इधर आ गया। अब हम जो करेंगे जो है शाम के जो आपके जो होते हैं, सुबह के तो हो जाएंगे 12, फिर वो जो शाम आएगा 12 घंटा, शाम में भी तो 4:48 बजेगा ना, तो शाम 2 सितंबर के शाम को भी जो आपका कितना हो जाएगा 24 घंटा पुड़ गया। अब इसमें जो है आपका इसमें आपका बोल रहा है जो आपको फिर इससे बढ़ गया, यानी 5:30 बजे तक वो चला, तो 5:30 आपका जो है 5:37 यानी इसमें जो है आपका 24 घंटे चला, फिर 24 घंटे प्लस 12 घंटे, आपका जो ये 24 घंटा हुआ 4:48 से 4:48 के बाद आपका 17:37 यानी फिर आपका 12 घंटा। अब 12 घंटा से क्या जा रहा है, अब जा रहा है, तो 24 प्लस 12 आपने 36 रख लीजिए साइड में, 36 घंटा, और फिर आप 36 घंटा में जो आपका ये कितना मिनट बचा था 37 मिनट, और उधर कितना बचा 48, तो 48 आप 37 कितना हो जाए आपका जो इधर जो आपका आएगा ना, सो कितना आ जाएगा 49 मिनट होगा, कितना हो जाएगा 49 मिनट, यानी जो है आपका जो है 4:48 बजे खुला 2 सितंबर यानी 24 घंटे प्लस 12 घंटे होंगे, और उसके बाद कितना होगा 49 मिनट उसका जो है आपका बचा, तो जिसका आपका हो जाएगा 36 घंटे 49 मिनट। अगर आपने ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े बहुत पढ़े हैं घड़ी वाले, तो आपको ये सब जो है क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इस समय थोड़ा अगर आप मुश्किल आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा आप बहुत प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आने लगेगी, और नहीं तो आप घड़ी एक सामने में रखिए और उसको आप दिमाग लगाइए, आप उस प्रकार आप बनाइए। देखिए 17:37 ये क्या हो, 17:37 यानी शाम के, ये जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम के जो पद्धति है, जो अंग्रेजी पद्धति में जो दिए गई है जो 24 आवर के फॉर्मेट में, तो 17:37 जो आपके जो है शाम के जो बजेंगे, तो उस आधार पे आपको ये क्वेश्चन बनाना है। तो 4:48 करके ऐसे ऐसे करके आपका 24 हो गया है, मतलब फिर से आएगा, तो और फिर वही आपका जो फिर आप शाम वाला जो 4:48 बजेगा वो उसमें आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 24 12 आपका 36 वैसे ही हो गया। आपको सिर्फ मिनट में जो है कन्फ्यूजन होगा, तो मिनट आप जो है सो बना लीजिए, और मिनट के आधार पर आप क्वेश्चन जो है बन जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ए, आप देखिए इसमें जो है लंबाई आप मिमी इंच डेसी में जो मिलीमीटर में सेंटीमीटर में डेसीमीटर में जो आपको देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए देखते हैं। तो लंबाई का बढ़ते क्रम पहले क्या मीटर होता है, उसके बाद डेसीमीटर होगा, उसके बाद क्या होगा सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखिए मीटर में कौन सा है, तो 50 मीटर यहाँ पे जो सबसे बड़ा है ये जो है ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा में जो है सो सही है, लेकिन देसी है इसमें सेमी दे दिया, लेकिन जो हमारा जो दूसरा चौथा जो है सो बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, चौथा यहाँ पे क्या हो जाए चौथा। उसके बाद हमारा जो है 45 नंबर क्वेश्चन है, एक 270 सेमी लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। अब जो 270 कहा गया है और इसमें क्या है 50 सेंटीमीटर है, इसमें और लंबे यानी इसका परिमाप दे दिया गया। अब थोड़ा इसमें तो आप सोचिएगा तो पता चलेगा आपको, जो इसके 270 क्या होगा, ये आपका परिमाप दे दिया गया है, और एक भुजा यानी आपका 50 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब इसके फार्मूला से आप बना सकते हो प्लस एक्स यहाँ पे ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो है सो 270 बराबर टू 100 प्लस 2x, यहाँ पे आप 170 गया तो कितना बचा, सिर्फ 70 बचा, और 2 करिए यहाँ पे डिवाइड, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 35। यहाँ पे आपका कितना आंसर निकल गया, यहाँ पे आपका आंसर निकल गया जो है सो 270 का जो था आपको करना था 135 बटा था ना, और 100
और 100 में से आपका जो ये गया तो 270 में से अगर 100 चला गया तो कितना बचा आपका 170। 270 में से अगर आपका 100 गया तो कितना बचा आपका 170 बचा। हाँ, और 170 में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना मिल जाएगा आपका 85। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा थर्ड। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया है तो कुछ ने 305 लिखा है, अध्यापक के रूप में इसको कैसे संबोधन है। तो यह बताकर कि यह गलत है और इन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। दूसरा, श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर उनको अपनी कॉपी में 10 सवाल सही करने के लिए कह देकर उन्हें मूर्त पदार्थ से उन्हें अपने नियम समझाकर। अब जो है मैं बता दूं, देखिए आपको इस प्रकार आप ये हमारा गणित के पेडागोजी क्वेश्चन आ गए हैं, जो मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र के जो क्वेश्चन सब हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा तो उसको पहले बताइए। तो इनमें जो है सो आप पहला नहीं करिएगा, अगर सही बता दीजिएगा तो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन कैसे हुआ वो नहीं जो है सो पता कर पाएंगे। श्याम पट में सही उत्तर लिख ही दीजिएगा तो बच्चे का डाउट क्लियर नहीं होगा। थर्ड भी उनको जो है सो दीजिएगा तो उनको बोझ ही लगने लगेगी पढ़ाई। तो इसमें सही आंसर क्या है, आपको जो है सो उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर, यानी उसको मूर्त पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिसे वो महसूस कर सकते हैं, जिससे वो जो है सो अपने मौके यानी कोई भी वस्तु जो उसे आप उदाहरण के तौर पर समझाएं जो उसके प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो, उसी प्रकार आपसे समझा के बताएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी मानचित्रण के कौन से पहलू विद्वान हैं। चित्र का अर्थांकन, बी बिना पैमाने वाले आलेख, सी संकेतों प्रतीकों का प्रयोग, डी पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। अब यहाँ पे दिया गया, आपको इस आधार पर देना है। पहला है ए, सी और डी दोनों, यानी मानचित्र का अर्थांकन भी, सी संकेतों का प्रतीकों का प्रयोग भी, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। दूसरा ए, बी और सी, तीसरा बी, सी और डी, चौथा सी, डी और ए। आपको जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसमें आपको सही आंसर का जो सो पता करना है जो क्या है इसमें। तो इसमें मैं बता दूं, जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जो होगा ए भी में है, इसमें मैथ में भी है, बिना पैमाने वाले आलेख भी है और सी भी है संकेत, यानी डी नहीं है इसमें ए और बी और सी तीनों हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों। उसका 48 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब जो है एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित के पाठ्यक्रम में भाग नहीं है। पूर्णांक, अनुमान लगाना, सममिति, चौपड़ यानी टाइलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है आपका जो होगा सो पूर्णांक जो है ना, हम सब जो पूर्णांक जो है सो हमारा 48 का 1 जो है सो राइट आंसर है। क्या है इसका, 48 का 1 राइट आंसर है पूर्णांक। उसका 49 नंबर क्वेश्चन है। मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है। मानक जो होते हैं उसके प्रयोग जो किन चीज़ों को जो है समझाने के लिए की जा सकती है। तो पहला संख्याबोध, भिन्न प्रतिरूप, भिन्न या प्रतिरूप या भिन्न स्थानीय मान आयतन, संख्याबोध प्रतिरूप आयतन, संख्याबोध चौपड़ टाइलिंग स्थानीय मान। तो मानकों का प्रयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं, जो कोई भी एग्जाम्पल लेके आप करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो इसका जो होगा संख्याबोध का, भिन्न का, प्रतिरूप का। आप जो चिन्हों का प्रयोग उसके संख्याबोध के लिए, भिन्न के लिए या प्रतिरूप के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए, समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। बी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। सी, अध्यापक के विचारों का प्रभाव गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है। सी भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, या ए भी। तो ये आपको इस आधार पर देना। देखिए कूट केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, ए और बी दोनों सही है। तो इसमें से बोल रहा है कथन कौन से सही है। तो 50 का जो राइट आंसर है ना सो हो जाएगा केवल सी सही है, जो है सो इस जो है सो सही है, क्योंकि समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक नहीं, दोनों समान होते हैं। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है भाई, ग्रामीण वाले तो ज़्यादा तेज होते हैं। उसका सी क्या है राइट आंसर है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़े का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने में निम्नलिखित कौन सा योजना जो उत्तम है। तो ये अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। दूसरा, विद्यार्थियों के से सर्वेक्षण का संचालन करवाना।
तीसरा, कक्षा में क्यूज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। कक्षा में सामूहिक परिचर्या विचार विमर्श संचालन करना। अब देखिए, ये चारों प्रकार सही हैं, लेकिन आपको जो है आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन के आधार पर ये आपको जो है राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाए ना वो 2 हो जाएगा, विद्यार्थियों का सर्वेक्षण का संचालन करना, विद्यार्थियों सर्वेक्षण का संचालन करना। उसके बाद 52 नंबर है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है और वो ज्यामितीय विवेचन में वैन हिल के अनुसार किस स्तर पे है। वैन हिल जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार, आपको देखिए यही जो है सो ये सब जो है मनोवैज्ञानिक को जो अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो किस प्रकार से कौन से स्टेजेस में आते हैं बच्चे, तो ये सब सारे स्टेजेस को अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में। आप जाके जो है वो वीडियो देख सकते हो, जो हमारे जो इस चैनल पे अपलोड है वहाँ से। आज इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, जो कोई कंडीशन दे देता है और बच्चे उस आधार पर जवाब नहीं दे पाते हैं, जो ये कौन वैज्ञानिक के भाषा के कौन से एज में आती है ये जो है स्थिति या परिस्थिति। तो आप देखिए, बच्चा कोई समस्या का त्रिभुज कर रहा है, तो जो हिलर के अनुसार किस स्तर पे है, ए 0 में, बी 1 में, सी 3 जो है 2 में, या 4 3 में। तो 52 का राइट आंसर जो है सो आपका 1 में, यानी 0 में। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। एक, गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। दूसरा, अध्यापक को केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना। तीसरा, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझाना। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं का हस्तोत्साहित करना। तो निम्नलिखित में से रचनात्मक गणित का लक्षण माना जा सकता है, तो पहला नहीं होगा, इसमें याद रटन प्रणाली चली जाएगी। सही उत्तर, इससे बच्चों का जो है बच्चे अपने केंद्रित नहीं हो पाएंगे, उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। थर्ड जो है सो ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझाना। अब देखिए, उनको त्रुटियों जो होते हैं ना उसका जो है उसके आधार पर उनको ज्ञान का सही श्लोक उनको जो है सो रचनात्मक जो है रूप से जो है आपका जो है इसका जो होगा जो त्रुटियों ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझाना जो होगा ना सो सही होगा इसका। उसका 54 नंबर क्वेश्चन हमारा, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कथन सही नहीं है, तो पहला, गणित के प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, हाँ सही है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। तभी थर्ड फोर्थ देख लीजिए, गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन दृश्यकरण सम्मिलित है। चौथा, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है, हाँ ये भी है, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है, ये संख्याओं तक सीमित नहीं है। इसका क्या हो जाएगा जो है सो सेकंड जो है सो राइट हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम दिक्स्थान समझ को विकसित करने के लिए जो है संभवतः उपयुक्त नहीं है। ए, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना। दूसरा, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज़ का टुकड़ा कैसा दिखेगा। तीसरा, निर्देश देना कि वे विद्यालयों से घर कैसे जा सकते हैं। चौथा, पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। अब जो है इसमें क्या विद्यार्थी त्रिविम दिक्स्थान समझ को विकसित कर सकता है, तो 55 का जो राइट आंसर है ना वो आपका पहला हो जाएगा, यानी जो हमारा जो है भारत को मानचित्र विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना जो है इसमें जो है सो सम्मिलित है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो हमारा जो है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के लिए, समतल जो आकृति होती है उसे क्षेत्रफल मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। दूसरा, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। चौथा, क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृतियों वाले चौपट बिछाना टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं। तो आप समतल आकृतियों का क्षेत्रफल मापने के संदर्भ में जो है सो कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो 56 का जो राइट आंसर है ना वो दूसरा है, यानी जो क्षेत्रफल मापने वाले क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ये गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त श्रेय वाले प्रश्न को पहचानिए। देखिए, प्रश्न हम पहले पढ़ते हैं, जो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुक्त और मुक्त होते हैं। मुक्त जो बच्चे को जो है ठीक प्रकार से सोचने या लिखने के जो है योग प्रदान करता है, जो बच्चे जो अपने योग्यता के अनुसार जवाब देते हैं, इसमें जो है आपको जो प्रश्नोत्तरी आती है। लेकिन अमुक्त होते हैं जो बच्चे जो सिर्फ लिमिटेशन में जवाब देते हैं, यानी
आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, आपका खाली स्थान जो होता है, आपको टिक लगाने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये वन वर्ड वाले, ये सब सारे अमुक्त क्वेश्चन होते हैं। यानी जो है आपके बच्चे सिर्फ वही राइट आंसर दे सकते हैं जो उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए, जो कि अमुक्त होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अमुक्त वाले क्या होते हैं, जो बच्चों को फ्रीली सोचने में आज़ादी देते हैं। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। पहला, एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यों है? यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई कम से 10 मीटर है और 8 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? और दूसरा, एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई, उसकी लंबाई 4/5 है तो ऊंचाई चौड़ाई के 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यों है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीसरा है, एक आयताकार क्षेत्र में क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? चौथा, एक बड़े 3360 मीटर स्क्वायर वाले खेत में 480 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार भूखंड समा सकते हैं? अब 57 का जो राइट आंसर है ना, वो थर्ड है। अब आयताकार छेद दी गई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पहचानना है। तो लंबाई और चौड़ाई जो है सो आपको जो इस पर तर्क करना पड़ेगा, इसको लंबाई मानना पड़ेगा, इसको चौड़ाई मान के उसको जो इसके आधार पर जो है तो आपको देना पड़ेगा। इसमें जो है बच्चे जो है सो मुक्त सिरे यानी जो बिना जो है सो सोच, इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? इसमें लंबाई चौड़ाई बहुत सारी हो सकती है। अब इसको जो है XY में 1000 पे जो क्वेश्चन पूरा नहीं किया गया है इसमें, और इसमें जो है सो क्वेश्चन तीनों में पूरा की गई है लेकिन इसमें नहीं की गई। उसके बाद हमारा है 58 है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। दूसरा, भाग का गठन व्याकलन की अवधारणा पर हुआ है। तीसरा, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। तीसरा, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। तो गणित की अवधारणाओं में पदानुक्रमित संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाए? चौथा, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट है हमारा इस वीडियो का। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। तीसरा, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चौथा, महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं। तो प्राथमिक स्तर पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलापों का पहचानिए, तो प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है तो तीसरा होगा जो है अस्थायी को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना, बच्चों को जोड़ के पढ़ाना चाहिए, उनकी डेली लाइफ से, उनके जो उनको कहानी के अनुसार जो है सो उनको पढ़ाना चाहिए। उसका 60 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वांछनीय नहीं है? अब इसमें जो कौन सा कथन वांछनीय नहीं है जो है निम्नलिखित प्राथमिक स्तर पर आकलन के विषय में, तो एक है, अवधारणाओं की समझ में के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा, एक विलक्षण परीक्षाओं के प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। चौथा, यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। तो 60 का जो आंसर है उस दूसरा जो सो राइट आंसर है, यानी एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा आज का जो ये वीडियो का क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इस वीडियो को ना जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और इस पे एक वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट। अगर नहीं अच्छा लगा हो, अगर कुछ कमी दिखी हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ना लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज हम सीटेट की प्रीवियस वीडियो की जो है हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे और इसकी इंपॉर्टेंट बातें जो भी होगी वो जो है पूरे उसके निचोड़ के साथ हम उसके वीडियो एक लाएंगे, जिससे जो जितने भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं जो सारे दूर हो जाएगी। बाय, स्टे ट्यून्ड।